ठंड में गरीब की गर्म रसोई। भाभी ठंड कितनी बढ़ गई है ना, और हमारा घर तो चारों तरफ से खुला हुआ है। ठंड बढ़ते ही ये बाहर से भी ज्यादा ठंडा हो जाता है। क्या करे शिल्पा, भगवान ने हमारे घर में इतनी गरीबी दी है कि घर का खर्चा चल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। फिर घर को ठीक करवाने की बारी तो आती ही नहीं है। बच्चे तो बेचारे ठंड में परेशान हो जाते हैं। अभी भी सुमित और चिंकी को देख लो, कैसे सिकुड़कर रजाई में घुसे हुए हैं। बुआ, मैं और चिंकी तो फिर भी रजाई में घुसे हुए, लेकिन माँ सुबह से ही काम कर रही है। थोड़ी देर पहले तो वो ठंड से कांप भी रही थी। भाभी, सुमित सही कहता है, इस ठंड में आखिर आप अकेली इतने ठंडे पानी से काम करोगी। चलो आप हटो, बर्तन मैं ही धो लेती हूँ। नीलम को हटाकर शिल्पा जैसे ही बर्तन धोने के लिए ठंडे पानी को हाथ लगाती है तो कांप जाती है और फिर बर्तन धोते हुए अपनी भाभी से कहती है, हाय हाय हाय, ये पानी कितना ठंडा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरे शरीर का खून ही जमा देगा। तभी वहां पर नीलम की देवरानी भावना आ जाती है और शिल्पा को बर्तन धोता हुआ देखकर कहती है, अरे दीदी, आप रहने दो, ये सारा काम तो हम कर लेंगे। आप तो माँ और पिताजी के साथ लकड़ी के कारखाने में जाकर उनकी मदद कर दो। अब शिल्पा अपने घर से बाहर बने छोटे से कारखाने में जाती है जहां उसके माता पिता पहले से ही लकड़ी के पीढ़े, स्टूल और छोटी छोटी चीजें बना रहे थे। शिल्पा को देखकर उसकी माँ कहती है, अरे आओ आओ, देखो मैंने तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे दोनों भाइयों ने मिलकर इतने सारे स्टूल और पीढ़े तैयार कर लिए। अब इन फालतू लकड़ियों को उठाकर बोरी में भरकर तुम एक तरफ रख दो, ये हमारे जलाने के काम आएंगे। क्या बात है शिल्पा, तू आज बड़ी उदास लग रही है। क्या बताऊं भैया, आप देख तो रहे हैं ना कि ठंड कितनी बढ़ गई है और हमारे पास तो अपने घर को गर्म रखने की कोई व्यवस्था भी नहीं है। बेचारी दोनों भाभी और दोनों बच्चे भी इस ठंड में परेशान हो जाते हैं। हाँ शिल्पा, बात तो तू सही कहती है, लेकिन क्या करें, हम अपने इस छोटे से कारखाने में इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे पास इतना पैसा नहीं बच पाता कि हम अपने घर के खर्च के साथ साथ उसे ठीक भी करवा सकें। जैसे तैसे 2 साल पहले पिताजी ने ईंट की दीवारें उठवा ली थी, तब से सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। अरे तुम लोग इतना क्यों सोचते हो, दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस ठंड में बिना छत के रहते हैं। अरे भगवान का शुक्र अदा करो, कम से कम हमारे पास रहने के लिए छत तो है। अब ज्यादा परेशान मत हो और काम करो। भुवन की बात सुनकर सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं और भावना भी बोरियों में बची हुई लकड़ियां भरकर एक तरफ जमा करने लगती है। काम करते हुए उन लोगों को शाम हो जाती है। शाम को सभी लोग जब अपने कारखाने से वापस घर आते हैं, खाना खाने के लिए वो रसोई में बिछी चटाई पर आकर बैठ जाते हैं तो भावना अपने दोनों हाथों को मलते हुए कहती है, हमारी रसोई तो बाहर से भी ज्यादा ठंडी है। माँ जी, दरअसल हमारा घर चारों तरफ से खुला है, सारी हवा अंदर आती है, इसीलिए हमारी रसोई इतनी ठंडी है। माँ, आप जल्दी जल्दी खाना दे दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं खाना खाकर रजाई में जाऊंगी। ठीक है चिंकी बेटा, सभी लोग बैठो, मैं खाना निकाल देती हूँ। सभी लोग खाना खाने के लिए चटाई पर बैठ जाते हैं। नीलम और भावना सभी के लिए खाना निकाल देती हैं। सभी लोग खाना खा लेते हैं। फिर दोनों बहुएं अपने बच्चों के साथ रसोई में लगे हुए छोटे से कमरे में जाती हैं, जिस कमरे को उन्होंने एक पुरानी चादर बीच में लगाकर 2 भागों में बांट रखा था। एक तरफ नीलम अपने बेटे और बेटी के साथ तो दूसरी तरफ भावना अपने पति के साथ सो जाती है। तो वहीं कमला और भवन रसोई में ही सो जाते हैं। अगले दिन रात भावना और नीलम दोनों रसोई में काम कर रही थी। बर्तन धोते हुए भावना कहती है, नीलम भाभी, हमारी रसोई कितनी ठंडी है ना। एक तो चारों तरफ से हवा आती है, ऊपर से हमें ठंडे पानी से बर्तन धोने पड़ते हैं। कितना अच्छी किस्मत होती होगी ना उनकी, जिनकी रसोई गर्म रहती होगी और जिन्हें बर्तन धोने के लिए भी गर्म पानी मिलता होगा। हाँ भावना, ये तो अमीरों के यहाँ होता है। हम गरीब तो 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल से जुटा पाए, वही बहुत है। हम अपनी रसोई को गर्म करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन शाम को जब कमला अपने कारखाने में सभी लोगों के साथ काम कर रही थी तो नीलम के दोनों बच्चे सुमित और चिंकी वहां आते हैं और कहते हैं, दादी, हमें 5 रुपए दो ना, बाहर बलून वाला है, हम बलून खरीदेंगे। सुमित बेटा, मेरे पास सिर्फ 5 रुपए हैं, तुम ये ले लो और दोनों एक ही बलून से खेल लेना। ठीक है दादी, आप 5 रुपए ही दे दो। सुमित और चिंकी बलून लेने के लिए बाहर जाते हैं। वो बलून वाले से एक बलून खरीदते हैं। लोकेश वहां आता है और बलून खरीदने के बाद वो सुमित से कहता है, सुमित और चिंकी, तुम लोग आजकल शाम को खेलने के लिए बाहर नहीं आते? हाँ लोकेश, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। मेरी बात तो बता रही थी कि तुम लोगों का घर भी बहुत ठंडा है। लेकिन लोकेश, ठंड में तो सभी की रसोई ठंडी रहती है। नहीं नहीं, सिर्फ गरीबों की रसोई ठंडी रहती है। हम जैसे अमीरों के यहाँ रसोई में भी हीटर लगे हुए होते हैं, जिससे रसोई गर्म रहती है, और पानी गर्म करने के लिए भी गीजर लगे हुए होते हैं। इसीलिए हमें ठंडे पानी से हाथ मुंह धोकर स्कूल भी नहीं जाना पड़ता।
बातें करने के बाद चिंकी और सुमित दोनों उदास होकर घर आ जाते हैं। वो जैसे ही अपनी रसोई में पहुंचते हैं, नीलम बच्चों को देखते ही कहती है, अरे बच्चों, आ गए तुम? शाम हो गई है, बाहर कितनी ठंड है, तुम्हें इस समय बाहर खेलने नहीं जाना चाहिए था। माँ, हम तो अपने लिए बलून लेने गए थे, और ठंड का क्या है, ठंड तो हमारे घर के अंदर भी बहुत है। देखो ना हमारे हाथ पैर कितने ठंडे हो गए। हाँ हाँ मेरे बच्चों, तुम सही कहते हो। अरे भावना, देखो तो जरा चूल्हे में आग है क्या? बच्चे थोड़ा आग सेक लेंगे तो उन्हें आराम आएगा। नहीं भाभी, हमारी रसोई में खिड़कियां खुली हुई हैं और दीवारों की दरारों से भी इतनी सारी हवाएं आती हैं कि चूल्हे में खाना बनाने के बाद आग ज्यादा देर टिकती ही नहीं है। अच्छा भावना, थोड़ी सी आग जला दे ताकि बच्चे आग सेक सके। भावना चूल्हे में थोड़ी सी लकड़ियां जला देती है और बच्चों को बुलाकर चूल्हे के पास बैठाती है। दोनों बच्चे थोड़ी देर चूल्हे के पास बैठकर आग सेकते हैं। तब सुमित गुस्सा होते हुए कहता है, माँ, चाची, चूल्हे के पास आग सेक कर भी क्या फायदा? हमारी रसोई इतनी ठंडी है और रसोई के अंदर चारों तरफ से इतनी हवाएं आती हैं कि आग भी हमारी ठंड को कम नहीं कर पा रही है। इससे तो अच्छा है कि हम दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाते। ऐसा कहकर बच्चे अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी भावना कहती है, भाभी, बच्चे गलत नहीं कह रहे। एक तो ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है कि मानो जैसे शरीर में खून ही जम रहा हो। ऊपर से हमारी रसोई भी गर्म नहीं है, जिसकी वजह से हमें और भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा कहते हुए भावना ठंडे पानी से बर्तन धोते समय वो कांप जाती है। थोड़ी देर बाद घर के बाकी लोग भी कारखाने से वहां आ जाते हैं। आकाश कहता है, नीलम, थोड़ा सा पानी गर्म कर दो ताकि मैं हाथ मुंह धो सकूं। अरे इस ठंड में तो ठंडा पानी छूने तक का मन नहीं करता। हाँ जी, आप थोड़ी देर रुक जाइए। भावना चूल्हे पर रोटियां बना रही है, रोटियां बनते ही मैं पानी गर्म कर दूंगी। अब नीलम खाना बन जाने के बाद चूल्हे पर पानी गर्म होने के लिए रख देती है और सभी का खाना लगाने लगती है। पानी गर्म होने के बाद बारी बारी करके सभी लोग हाथ मुंह धो लेते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। भावना और नीलम सभी को खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तब कमला कहती है, अरे ये क्या बहू, खाना तुमने दोपहर में बनाकर रख दिया था क्या? ये चावल सब्जी सब कुछ कितनी ठंडी है। क्या करूँ माँ जी, रसोई इतनी ठंडी है कि खाना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। थोड़ी देर पहले ही तो बनाया है सब। अरे कमला, आजकल बुढ़ापे में तेरे भी बहुत नखरे हो गए हैं। अरे गरम गरम खाना चाहिए तुझे। चलो खा लो खाना और भगवान को धन्यवाद दो कि कम से कम हमें खाना तो मिल रहा है। वैसे माँ पिताजी ठीक ही कहते हैं, ठंड में तो आजकल हमारा कारखाना भी नहीं चल रहा। बड़ी ही मुश्किल से आज 2 पीढ़े और 1 स्टूल बिका है। खाना खाकर सभी अपनी अपनी रजाइयों में चले जाएंगे तो ठंड से कुछ राहत मिलेगी। सभी लोग खाना खाकर आराम करते हैं। अगले दिन दोपहर में कारखाने में काम करते समय शिल्पा कमला से कहती है, कितनी ठंड लग रही है माँ कारखाने के अंदर। चलो ना, हम थोड़ी देर धूप में खड़े होते हैं, शरीर थोड़ा गर्म होगा तो अच्छा लगेगा। बाकी का काम बाद में कर लेंगे। अरे शिल्पा बेटा, आज तो ढेर सारा काम बाकी है और ठंड का क्या है, वो तो हर रोज पड़ रही है। काम तो खत्म करने दे। तुम भी कमला अपनी ही जिद पर लगी रहती हो। अरे बच्चों का दिल भी रखना पड़ता है। हम लोग तो काम कर ही रहे हैं। जाओ, तुम शिल्पा के साथ थोड़ी देर बाहर खड़ी हो जाओ। भुवन के कहने पर कमला शिल्पा के साथ धूप में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वहां पर शोभा आ जाती है और कमला से कहती है, अरे कमला, क्या बात है? तू बहुत दिनों से बाहर दिखाई नहीं दे रही है। कांता भी तुझे पूछ रही थी। क्या बताऊं शोभा, ठंड के मौसम में दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता, और शाम होते ही ठंड लगने लगती है तो बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। तभी कांता भी वहां आ जाती है और उन दोनों से कहती है, अरे कमला और शोभा, मैंने तुम दोनों को यहाँ खड़े देखा तो मैं भी आ गई, लेकिन यहाँ तो बड़ी हवा चल रही है। चलो मेरे घर चलकर बैठकर बात करेंगे। ठीक है कांता, तो चल फिर तेरे घर ही चलकर बातें करते हैं। अरे माँ, तीनों सहेलियां मिलकर मुझे तो नहीं भूल जाओगी ना? मुझे भी साथ लेकर चलो। अरे नहीं नहीं शिल्पा, तू भी हमारे साथ चल। अब कमला, शिल्पा, शोभा और कांता सभी मिलकर कांता के घर जाते हैं तो शिल्पा देखती है कि कांता के रूम में हीटर लगा था, जिससे घर काफी गर्म हो रहा था। फिर वो सभी लोग वहां बैठते हैं। तब कांता अपनी बहू बिंदिया को आवाज देकर बुलाती है और कहती है, बिंदिया बहू, जरा हम सभी के लिए चाय और गर्मा गर्म पोहा तो बना लिया। जी माँ जी, अभी बना के लाती हूँ। बिंदिया भाभी, रुको, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इन तीनों सहेलियों को आपस में बातें करने देते हैं। हाँ शिल्पा, चलो चलते हैं। अब बिंदिया और शिल्पा रसोई में चली जाती है। बिंदिया अपनी रसोई में चाय बनाने लगती है। शिल्पा देखती है कि बिंदिया की रसोई चारों तरफ से बंद और काफी गर्म है। ये देखकर शिल्पा बिंदिया से कहती है, बिंदिया भाभी, आपकी रसोई तो बहुत गर्म है। आपको तो रसोई में काम करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती होगी। हाँ शिल्पा, ये तो तुम सही कह रही हो। ऐसा कहकर बिंदिया कप निकाल कर उन्हें नल चालू करके धोने लगती है।
तब शिल्पा देखती है कि बिंदिया के किचन के नल से गर्म पानी आ रहा है और बिंदिया को बर्तन धोने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये देखकर शिल्पा कहती है, बिंदिया भाभी, आपके नल में गर्म पानी कैसे आ रहा है? अरे शिल्पा, हमारी रसोई में गीजर लगा हुआ है। जब भी गर्म पानी चाहिए होता है तो मैं ये बटन दबा देती हूँ, थोड़ी ही देर में मुझे गर्म पानी मिल जाता है। हाँ बिंदिया भाभी, आप बड़ी खुश नसीब हो जो आपकी रसोई में गीजर लगा है, आपको गर्म पानी मिलता है, वरना हमारी रसोई तो बहुत ठंडी रहती है और मेरी भाभियों को तो बर्तन धोने में भी बड़ी परेशानी होती है। बातें करते करते बिंदिया की चाय बन जाती है और वो चाय लेकर बाहर आ जाती है। सभी लोग साथ में बैठकर चाय पीते हैं और फिर अपने अपने घर आ जाते हैं। रात को खाना खाते समय शिल्पा अपने पिताजी से कहती है, पता है पिताजी, आज दोपहर में मैं और माँ कांता आंटी के घर गए थे। उनका घर तो बहुत गर्म है, उनके यहाँ रूम हीटर लगा हुआ है और पता है उनकी रसोई में भी गर्म पानी के लिए गीजर लगा हुआ है, इसीलिए उन्हें बर्तन धोने और बाकी का काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। और एक हमारी रसोई है जो इतनी ठंडी है और गर्म पानी करने की कोई व्यवस्था भी नहीं है। हाँ बेटा, तू सही कह रही है, इन ठंडी हवाओं की वजह से तो खाना भी ठंडा हो जाता है। बेचारी मेरी बहुएं इतनी मेहनत करती हैं, लेकिन फिर भी हमारे नसीब में ना ही गर्म खाना लिखा है और ना ही गर्म पानी का इस्तेमाल लिखा है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्या कि हमारी रसोई भी गर्म हो जाए और हमें भी हरदम गर्म पानी मिले? अरे पागल, ये सब तो अमीरों के घरों में होता है ना, हम गरीब है, हमारे घर ये सब कुछ नहीं हो सकता। अरे अब तुम लोग बातें ही करते रहोगे या खाना भी खाओगे? है? खाना ठंडा हो गया है, अब इतना ठंडा मत करो कि वो खाया ही ना जाए। चलो खाना खाओ। सभी लोग खाना खाते हैं और फिर रसोई से लगे छोटे से कमरे में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद भावना नीलम से कहती है, सुना आपने भाभी, हमारे परिवार के सभी लोगों को इस ठंड में गर्म रसोई की कितनी इच्छा है। और भाभी सच कहूँ तो मैं भी इस ठंडी रसोई और ठंडे पानी से काम करके बहुत परेशान हो गई हूँ। अब मुझे भी ठंडे पानी से काम नहीं किया जाता। देखो मेरे हाथ कितने फट गए हैं। अगर मेरे हाथों को कोई देख ले तो क्या कहे कि अभी नई नई बहू आई है और उसके हाथ इतने बेकार दिख रहे हैं, बिल्कुल बूढ़ों के जैसे। हाँ भावना, तू सही कह रही है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इस ठंडी रसोई को गर्म करने के लिए। अगले दिन नीलम और भावना ने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया। उसके बाद नीलम अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, कुछ दिनों पहले हमने अपने घर के पीछे मूली और पालक लगाए थे, वो अब तक बड़े हो गए होंगे। मैं और भावना उन्हें तोड़कर ले आते हैं। हाँ हाँ बहू, मेरा भी आज मूली के पत्तों का साग खाने का मन कर रहा है, तो शाम होने से पहले ही तुम दोनों चले जाओ और मूली और पालक में पानी भी डाल देना और साथ में तोड़कर भी ले आना। लेकिन देखना ज्यादा देर मत करना, क्योंकि ठंड बढ़ जाती है और पीछे खुला होने की वजह से और ठंड लगती है। हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी आ जाएंगे। नीलम और भावना अपने घर के पीछे की खाली जगह पर पहुंचती हैं, जहां उन्होंने कुछ दिन पहले मूली और पालक लगाई थी। मूली और पालक तैयार हो चुकी थी। यह देखकर नीलम और भावना बहुत खुश होती हैं। भावना आगे बढ़कर मूली उखाड़ते हुए नीलम से कहती है, देख रही हो भावना, कितनी अच्छी मूली तैयार हुई है। आज तो ताजी ताजी मूली और उनके पत्तों का साग खाकर बहुत मजा आएगा। भाभी, मैं मूली और पालक तो देख रही हूँ, लेकिन उसके सिवा मुझे गीली मिट्टी भी दिखाई दे रही है जो मूली और पालक के आसपास जमी है। तुम कहना क्या चाहती हो भावना? मैं कुछ समझी नहीं। भाभी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारी रसोई कितनी ठंडी है, आसपास से खुली जगह होने की वजह से इतनी सारी हवाएं अंदर आती है और खाना भी ठंडा हो जाता है। साथ ही बच्चों को भी बहुत ठंड लगती है। यदि हम इस मिट्टी और पानी के मिश्रण यानी इस गारे को उठाकर अंगीठी बना ले तो हमारी रसोई गर्म हो सकती है। वैसे भावना, तुम बात तो ठीक कहती हो। हमारे यहाँ लकड़ियाँ तो कारखाने से बचकर आ ही जाएंगी, और अगर हम अपने घर पर ही इस मिट्टी के मिश्रण से अंगीठी बनाकर तैयार कर ले तो हम ठंड से बच सकते हैं। ठीक है भावना, हम इस मिट्टी को बोरियों में भरकर अपने घर ले चलते हैं और अंगीठी बनाकर देखते हैं। यही सोचकर नीलम और भावना उस मिट्टी के गारा को भरकर घर पर ले आती हैं और अपनी रसोई में रखने लगती हैं। यह देखकर कमला कहती है, अरे नीलम, भावना, ये तुम लोग क्या मिट्टी का गारा उठा कर ले आई हो? मतलब ये तुम्हारे किस काम आएगा? माँ जी, देखते जाओ, हम इसी मिट्टी से अंगीठी बनाकर अपनी रसोई को गर्म कर लेंगे और फिर हम सबको गर्म रसोई मिलेगी और उस पर पानी भी गर्म होता रहेगा। भावना बहू, तुझे अंगीठी बनानी आती है? माँ जी, आती तो नहीं है, लेकिन बचपन में अपनी दादी को बनाते हुए देखा था। बनाकर देखती हूँ, शायद बन जाए। ठीक है भावना बहू, अब तुम्हारे दिमाग में अगर कोई खिचड़ी पक रही है तो देख लो। भाभी, अगर मेरी किसी मदद की जरूरत हो तो आप बता देना। हाँ हाँ शिल्पा है, तुम आज रात की बर्तन धो लेना। भाभी प्लीज ठंडे पानी से बर्तन धोने को मत कहो, बाकी आप कुछ भी कहोगे तो मैं कर लूंगी। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कारखाने में माँ की और पिताजी की मदद करती हो, यही बहुत है।
अगले दिन भावना नीलम के साथ मिलकर एक अंगीठी बनाती है। उस अंगीठी को बनाने के लिए वो एक पुरानी लोहे की बाल्टी का इस्तेमाल करती है। उसके आसपास मिट्टी और लकड़ी के भूसे का लेप लगा देती है और उसे बनाकर धूप में सूखने के लिए रख देती है। शाम तक वो अंगीठी सूख जाती है तो वो घर के अंदर ले आती है और नीलम से कहती है, नीलम भाभी देख रही हो, मेरी अंगीठी बनकर सूख कर तैयार हो गई है। अब इस अंगीठी में हम आग जलाएंगे और ये अंगीठी हमारी रसोई को गर्म रखेगी। हाँ हाँ भावना, मैं अंगीठी बनने की खुशी देख पा रही हूँ। अच्छा, इस अंगीठी में जलाने के लिए तो लकड़ियों की जरूरत होगी ना, तो तुम ऐसा करो कि बाहर कारखाने चली जाओ और बची हुई लकड़ियां ले आओ। अब भावना अपने घर के कारखाने में पहुंचती है और बची हुई लकड़ियां लेकर आ जाती है और वो अंगीठी में लकड़ियां डालकर जला देती है। दूसरी तरफ नीलम ने चूल्हा जलाकर खाना बना दिया था। थोड़ी देर बाद अंगीठी में आग जलने लगती है और तभी घर के सभी लोग आ भी जाते हैं। अंगीठी से बहुत सारा धुआं निकल रहा था। पूरी रसोई धुआं धुआं हो गई थी। रसोई में घुसते ही भुवन बोला, अरे बहू, ये तुमने क्या पूरी रसोई में धुआं धुआं कर रखा है? रसोई में रहना ही मुश्किल कर दिया है तुमने तो। पिताजी, मैंने तो ये अंगीठी रसोई को गर्म रखने के लिए बनाई है। पता नहीं क्यों ये धुआं ही फेंक रही है, इसमें आग जल ही नहीं रही। चाची, आपने रसोई को गर्म करने के लिए अंगीठी बनाई है या रसोई को धुआं करने के लिए? मुझसे तो धुआं बर्दाश्त नहीं हो रहा। सुमित, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। चल हम हमारे कमरे में चलते हैं, आज हम खाना कमरे में ही खा लेंगे। ऐसा कहकर सुमित और चिंकी रसोई से लगे हुए उस छोटे से कमरे में चले जाते हैं जहां खाना खाने के बाद अक्सर सभी सोया करते थे। तब आकाश कहता है, ओहो भावना, तुम्हारे भी ना ये नए नए आइडियाज बड़े अजीब है। जल्दी से इस अंगीठी को उठाकर बाहर करो। इतने धुएं में ठंड में काम करने से अच्छा है कि हम ठंड में ही खाना खा लें। अरे कम से कम हमें इस धुएं से घुटकर मरना तो नहीं पड़ेगा। ये सुनकर भावना बहुत उदास हो जाती है और वो अपनी अंगीठी को ले जाकर बाहर रख देती है और अंदर आ जाती है। भावना, ये लोग सही कहते हैं, ये बेफिजूल का आइडिया है। फिर सभी लोग खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में आराम करते हैं। तब भावना अपने पति से उदास होकर कहती है, अनिल, मैंने इतना अच्छा आइडिया सोचा था कि अंगीठी से रसोई भी गर्म कर लूंगी और पानी भी गर्म रहेगा। वैसे तो गांव में बहुत सारे लोग अंगीठी बनाते और मैंने भी अंगीठी ठीक ही बनाई थी, लेकिन किस वजह से धुआं निकल रहा था मुझे नहीं पता। ओहो भावना, तुम्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? नहीं बनी अंगूठी तो छोड़ दो ना। हम पहले भी तो बिना अंगीठी के ही अपनी ठंड गुजार रहे थे, वैसे ही गुजार लेंगे। अब मुझे समझ में आया कि मेरी अंगीठी में क्या कमी है। दरअसल अनिल, अंगीठी में नीचे छोटे छोटे छेद होते हैं जो मैं बनाना भूल गई, इसीलिए मेरी अंगीठी अच्छी तरह काम नहीं कर रही। अब तुम कल देखना, मैं फिर से वही अंगीठी बनाऊंगी और वो बहुत अच्छी बनेगी। और यही सोचकर खुश होते हुए भावना सो जाती है। अगले दिन भावना सुबह अपना काम निपटाकर अपने पालक और मूली के खेत के पास जाकर अंगीठी के लिए मिट्टी का गारा ले आती है और फिर अंगीठी बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में वो एक बड़ी और छोटी अंगीठी बनाकर धूप में रख देती है और फिर रसोई में जाकर नीलम से कहती है, नीलम भाभी, मैंने अपनी अंगीठी बनाकर रख दिया, आप देखना कि वो अच्छी बनेगी। भावना की बात सुनकर नीलम बहुत खुश होती है। शाम को जब अंगीठी सूख जाती है तो नीलम अंगीठी को उठाकर लेकर आती है और उसमें अपने चूल्हे से बनी हुई लकड़ी का कोयला डालकर अंगीठी को जला देती है। थोड़ी ही देर बाद अंगीठी की आग तैयार हो जाती है। नीलम और भावना ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तब भावना कहती है, अरे वाह भावना, तुमने तो सच में बहुत अच्छी अंगीठी बनाकर तैयार कर दी। जब तक सभी लोग खाना खाने के लिए आएंगे तब तक तो इस अंगीठी से पूरी रसोई गर्म हो चुकी होगी। और फिर ऐसा ही होता है। शाम को सभी लोग खाना खाने आते हैं तो देखते हैं कि अंगीठी जलकर रसोई में रखी थी और रसोई काफी गर्म थी। ये देखकर कमला कहती है, मुझे पता था कि तू थोड़ी जिद्दी है। अगर तूने सोच लिया है कि तू जुगाड़ तरीके से रसोई को गर्म करेगी तो कोई ना कोई तो जुगाड़ निकाल ही लेगी। सच में तेरी अंगीठी बहुत अच्छी बनी है और तेरी इस अंगीठी से पूरी रसोई गर्म हो गई है। अरे बात तो सही है, तेरी अंगीठी ने तो पूरे कमरे को ही गर्म कर दिया है, लेकिन हाथ मुंह तो अब भी हमें ठंडे पानी से ही धोना पड़ेगा ना। बस आज की बात है बाबूजी, कल से मैं अपनी बनाई हुई दूसरी अंगीठी जला दूंगी और उसमें पानी रख दिया करूंगी तो पानी गर्म रहेगा और फिर आपको ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अब सभी लोग अंगीठी के पास बैठकर खाना खाते हैं। उन्हें गर्म रसोई में खाना खाने में बहुत मजा आता है। अगले दिन भावना छोटी बड़ी दोनों अंगीठियां जला देती है। बड़ी अंगीठी भावना सभी के बीच में रख देती है और छोटी अंगीठी पर वो एक पतीले में पानी रख देती है। पानी गर्म था। सभी लोग पहले आग सेकते हैं, फिर गर्म पानी से हाथ मुंह धोकर आते हैं। उसकी सास कहती है, तुम्हारे अंगीठी तो सचमुच बहुत अच्छी बन गई है। आज तो अंगीठी के पास बैठकर खाना खाने में बड़ा ही मजा आएगा। माँ जी, आप सच कह रही हैं। बस आप लोग बैठे और मैं खाना लगा देती हूँ। भावना खाना लगा देती है। उसके बाद भावना अंगीठी पर छोटी कढ़ाई और छोटी पतीले में रखकर खाना गर्म कर देती है।
गरम गरम खाना खाकर सबसे पहले भुवन खुश होते हुए कहता है, अरे बहू, तुम्हारा आइडिया तो सचमुच काम कर गया। आज तो अमीरों की तरह हमें भी गरम गरम खाना खाने को मिला। तुम्हारी सास की तो शायद बरसों की तमन्ना ही पूरी हो गई है। दादाजी, अब हम लोग भी अपनी जुगाड़ू हीटर के पास बैठकर गरम गरम खाना खाया करेंगे और मम्मी और चाची को बर्तन धोने के लिए गरम पानी भी मिलेगा। सभी लोग अंगीठी के बनने से बहुत खुश थे। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। आज हवा बहुत तेजी से चल रही थी और रसोई की खिड़कियों और टूटे हुए हिस्से से हवा अंदर आ रही थी। रात का समय था। सभी लोग खाना खाने रसोई में आ चुके थे। वैसे तो भावना ने अंगीठी जलाकर रसोई में रखी थी, लेकिन तब भी हवा चलने की वजह से काफी ठंडी थी। चिंकी कांपते हुए कहती है, माँ, चाची, आज तो हमारी रसोई बहुत ठंडी है। आपकी अंगीठी भी रसोई को गर्म नहीं कर पा रही है। हाँ माँ, चिंकी सही कह रही है। और आज तो रसोई में इतनी ठंड लग रही है कि मुझे यहाँ बैठकर खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा है। हम दोनों अपने कमरे में जा रहे हैं। अब हमारा खाना हमारे कमरे में भिजवा देना। ऐसा कहकर चिंकी और सुमित अपने कमरे में चले जाते हैं। कमला परेशान होते हुए कहती है, बहू, तुमने अंगीठी बनाकर रसोई को तो गर्म कर लिया था, लेकिन आजकल जितनी तेजी से हवा चल रही है, क्या कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है जिससे तुम खिड़कियों और इन टूटे हुए हिस्सों से आने वाली हवा को रोक दो? अरे मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ। चलो हम सबका खाना लगा दो, जैसे तैसे हमें खाना तो खाना पड़ेगा ना। फिर वो सभी के लिए खाना निकालती है। सभी लोग जैसे तैसे कांपते हुए खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद नीलम बर्तन धोते हुए कहती है, देख रही हो भावना, आज रसोई इतनी ठंडी हो रही है कि हमारे पिछले कुछ दिनों की सारी खुशियों पर तो पानी ही फेर दिया है इस ठंड ने। चलो जल्दी जल्दी बर्तन धोकर हम भी अपने बिस्तर में चले जाते हैं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सुबह तक हमें बुखार ही हो जाए। हाँ भाभी, आप सही कहती हो। चलिए मैं आपकी काम में मदद करवा देती हूँ। अब भावना नीलम के साथ जल्दी जल्दी काम खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है और बहुत उदास होकर वो अनिल से कहती है, अनिल, आज रसोई की खुली हुई खिड़कियों से जिस तरफ से हवा आ रही थी ना, और रसोई जिस तरह से ठंडी थी, मुझे सारे परिवार को इतना परेशान देखकर बहुत बुरा लग रहा था। काश मैं उन खिड़कियों को बंद करके रसोई को किसी तरह गर्म कर पाती। भावना, तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? तुम जितना कर सकती थी तुमने उतना किया। वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है, फिर हवाएं चलना कम हो जाएंगी तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन भावना बहुत परेशान होती है। वो कुछ सोच ही रही थी कि तभी वो अचानक खुश होते हुए अनिल से कहती है, अनिल, मुझे आइडिया मिल गया है। अब देखना मैं अपनी रसोई को कैसे गर्म करती हूँ कल। अगले दिन भावना सारा काम खत्म करने के बाद नीलम से कहती है, नीलम भाभी, मेरे साथ चलिए। हम अपने घर के पीछे वाले खेत में चलते हैं और ढेर सारी मिट्टी का गारा भरकर अपने घर में ले आते हैं। अरे भावना, अब तुम उस मिट्टी के गारे से क्या करने वाली हो? भाभी आप चलो तो सही, मैं बताती हूँ आपको। भावना अपने घर के पीछे वाले खेत में जाकर बोरियों में ढेर सारी गीली मिट्टी का गारा भरकर ले आती है। उसके बाद वो अपनी लकड़ी के कारखाने में जाती है और वहां से ढेर सारी लकड़ी का भूसा इकट्ठा करके ले आती है। फिर वो गीली मिट्टी के गारे और भूसे को मिलाकर एक लेप तैयार करने लगती है। ये देखकर नीलम कहती है, भावना, इस लेप को तैयार करने से क्या होगा? इससे रसोई गर्म तो नहीं होगी? हाँ भाभी, जरूर होगी, आप बस देखती जाओ। भावना उस मिट्टी और भूसे के मिश्रण को अपनी खिड़कियों पर लगा देती है। साथ ही वो ईंट की दीवारों पर भी वो लेप लगाने लगती है और नीलम से कहती है, भाभी, हम इस लेप को खिड़कियों और दरवाजों पर लगा देंगे, साथ ही हम इन टूटी हुई जगहों पर भी लगा देंगे। मिट्टी और लकड़ी का भूसा गर्म होता है। अगर एक बार हमने अपनी खिड़कियों को पैक कर दिया तो हवा भी नहीं आएगी और ये रसोई को गर्म भी रखेगा। नीलम को भावना की बात समझ में आती है और वो भावना की मदद करती है। दोनों मिलकर खिड़कियों और दीवारों पर साथ में टूटी जगह पर भूसे का लेप लगा देती हैं। वो रात तक सूख जाता है। उसके बाद जब भावना अंगीठी में जलाकर रख देती है तो रसोई गर्म हो जाती है। तब सभी लोग खाना खाने आते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कमला कहती है, अरे वाह बहू, आखिर तुमने जुगाड़ आइसोलेशन भी बना लिया। अब तो हमारी रसोई पूरी तरह गर्म हो गई है। इस तरह गरीब परिवार की ठंड की दिक्कतें कम हो जाती हैं और उनकी रसोई गर्म हो जाती है। वो लोग पूरी ठंड भर सुकून से गर्म रसोई में खाना खाते हैं और अपना काम करते हैं।